कोटि कोटि है देवता, कोटि कोटि है संत, केवल ईश्वर एक है जिसका आदि न अंत। पथ प्रदर्शक गुरु सभी, कोई ईश्वर तुल्य, फिर भी ईश्वर भिन्न है, भिन्न भिन्न है मूल्य। साथियों, इन्हीं चार लाइनों से शुरुआत करूंगा आज के सेशन की। स्वागत करूंगा आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में नजर आ गया होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं उस वीर की जो युद्ध कौशल में निपुण और शब्द वेदी बाण में उससे भी ज्यादा निपुण। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चौहान डायनेस्टी के शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड या तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के संपूर्ण जीवन लीला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो साथी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही नई कहानियां डेली मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो साथियों, जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करेंगे आज की कक्षा की। कक्षा में सबसे पहले मैंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान, तो पहले उनकी जो बेसिक बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे साथियों, जो उन्होंने कहाँ कहाँ युद्ध लड़े, क्या उनकी रही लव स्टोरी, और क्या किन किन महान योद्धाओं को उन्होंने हराया, कहां कहां किया उन्होंने शासन, इन सब बातों पर हम करने वाले हैं आज चर्चा। साथियों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म साथियों 1166 ईस्वी में गुजरात के अंदर होता है। इनका एक छोटा भाई होता है हरराज, और ये दोनों भाई जन्म लेते हैं गुजरात में। इनके पिता का नाम है सोमेश्वर। जन्म इनका होता है 1166 में। जन्म के ऊपर दो लाइनें मैं आपको कहूंगा। अजमेरू गढ़ बीठली सांबरपति चौहान, सोमेश्वर के अंश से जन्मा पूत महान। सोमेश्वर इनके पिता का नाम था, और सोमेश्वर के अंश से कौन जन्म गया? एक महान पुत्र पृथ्वीराज चौहान। ये अब सुने पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा कि पृथ्वीराज साथियों, देखो पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म होता है, जन्म साथियों 1166 ईस्वी 1166 ईस्वी को होता है गुजरात के अंदर। 1166 ईस्वी। या साथ ही मैं विक्रमी संवत की बात करूं, विक्रमी संवत की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इसमें क्या कर देंगे, +57 ऐड कर देंगे साथियों, और 57 ऐड करेंगे तो 1223 ईस्वी में 1200 विक्रमी संवत, सॉरी 1223 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत की बात करें तो 1223, और ईस्वी संवत की बात करें तो 1166 ईस्वी में गुजरात के अंदर महान शासक चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है। साथियों, पृथ्वीराज चौहान के पहले बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। इन्होंने राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली, साथियों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब आदि राज्यों में शासन किया। ध्यान रखें, इनमें सब में इनका क्षेत्र रहा, शासन का क्षेत्र सभी स्टेटों में रहा। उसके बाद थोड़ी और बात करें साथियों इनके बारे में। इनका क्या था? राजनीतिक जो केंद्र था, इनका मुख्य हेड ऑफिस साथियों जो था वो दिल्ली के अंदर था। तो राजनीतिक जो केंद्र था इनका, जो राजनीतिक जो केंद्र था वो साथियों कहां था? दिल्ली। उससे पहले थोड़ी सी और बात करें साथियों कि चौहान वंश की उत्पत्ति, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग राय देते हैं। पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक है चंद्रप्रदायी और पृथ्वीराज के घनिष्ठ मित्र थे, साथी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो। उसमें साथियों बताया गया है कि पृथ्वी चौहानों की उत्पत्ति साथियों, मलेच्छों के जब आक्रमण हो रहे थे, जब ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे पहाड़ियों के अंदर, तो मलेच्छ जो थी जाति वो आती, वो लोग परेशान करते ऋषियों को। तो ऋषियों ने क्या किया, एक अग्नि कुंड में से 4 योद्धा उत्पन्न किए, जिनमें से साथियों एक थे परमार, दूसरे थे चालुक्य, दूसरा था चालुक्य परमार, उसके अलावा साथियों प्रतिहार, और एक था चौहान। तो साथियों 4 योद्धा पैदा किए। सबसे पहले प्रतिहार, उसके बाद परमार, परमार के बाद चालुक्य, और फिर चौहान। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि चौहान वंश के लोग अग्निवंशी हैं। लेकिन कभी भी चौहान जो वंश के लोग थे उन्होंने अपने आप को अग्निवंशी ना बताकर सूर्यवंशी साथियों बताया है। सबसे पहले जो नींव रखी गई चौहान वंश की,
551 ईस्वी में वासुदेव चौहान सपादलक्ष, जो वर्तमान में सांबर जयपुर के पास स्थित है, वहां चौहानों की नींव रखी गई थी साथियों। तो ध्यान रखें, वासुदेव चौहान ने, जो चौहान को चौहानों का संस्थापक भी कहा जाता है। उसके बाद साथियों बात करें कि गुरुजी पृथ्वीराज चौहान की जानकारियां कहां-कहां से हमें मिली, तो मैं बता दूं कि पृथ्वीराज जो चौहान की जानकारियां हैं, पृथ्वीराज चौहान की जो जानकारियां हैं हमें साथियों सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, लेकिन साथियों उसके अंदर काव्यात्मक जानकारी दी गई है। ऐतिहासिक जानकारी की अगर हम बात करेंगे तो वो जानकारी पृथ्वीराज रासो के अंदर नहीं है। उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि जयानक, उन्होंने किताब लिखी पृथ्वीराज विजय, उसके अंदर ऐतिहासिक जानकारी मिली पृथ्वीराज चौहान के बारे में। उसके अलावा और बात करूं साथियों तो पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि, उसके अलावा बात करें प्रबंध कोश, उसके अलावा मुस्लिम ग्रंथ की बात करें तो तबागत ए नासिरी, इसमें पृथ्वीराज चौहान की संपूर्ण जानकारी हमें, ऐतिहासिक जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। पृथ्वीराज चौहान के पिता 1177 ईस्वी में उनकी देहांत हो जाता है या उनको वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उस टाइम पृथ्वीराज चौहान की जो आयु है साथियों 11 वर्ष की होती है। 11 वर्ष के पृथ्वीराज चौहान को शासक बनाया जाता है, दिल्ली का राजा बनाया जाता है, लेकिन उम्र छोटी होने के कारण उनकी जो माता थी जिनका नाम था कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी को उनको संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन एक हमारे इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा, वो इस बात को बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जो राजनीतिक नियंत्रण था वो सन 1180 में दिया गया, जब उनकी आयु साथियों 14 वर्ष थी। तो ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगी, आरएस मेंस से पूछा हुआ है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान को कब राजा ठहराया है, तो साथियों थोड़ा सा ध्यान रख ले 1180 ईस्वी का। उसके बाद साथियों मैं बात करूं, अब पृथ्वीराज चौहान राजा बने। अब राजा बनते ही सबकी एक ही लालसा होती थी कि साम्राज्य का विस्तार किया जाए। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई करनी पड़ेगी और लड़ाई करके ही उनके क्षेत्र को जीता जा सकता है। तो पृथ्वीराज ने क्या किया, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से युद्ध करना शुरू किया और अपना अधिकार कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट की मैं बात करूंगा साथियों, तो एक ठिकाना था महोबा। महोबा के अंदर चंदेल शासक था परमार्दी देव। परमार्दी देव जो शासक था, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना महोबा के पास से गुजर रही थी युद्ध करके, तो युद्ध में कुछ सैनिक जो घायल हो गए तो पीछे रह गए थे और जो सुरक्षित और सही जो सैनिक थे वो आगे आ गए थे, घायल सैनिक पीछे से आ रहे थे। और कहा जाता है कि महोबा के अंदर जो परमार्दी देव चंदेल था, पृथ्वीराज के जो घायल सैनिक थे उन पर हमला कर देता है और उनको वहीं जान से मार देता है। अब दुश्मनी पैदा हो जाती है पृथ्वीराज चौहान और उधर कौन, महोबा का शासक परमार्दी देव चंदेल। साथियों उससे पहले मैं आपको एक लाइन, मेरी लाइन को बात को रोकते हुए दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि पृथ्वीराज चौहान और जो चंदेल शासक परमार्दी देव था वो दोनों मौसेरे भाई थे। कुछ इतिहासकार लिखते हैं मौसेरे भाई का मतलब दिल्ली के उस टाइम शासक अनंत गोपाल। तो साथियों उनके क्या, उनके दो बेटियां थी, एक बेटी थी कर्पूरी देवी और एक बेटी थी महोबा के शासक परमार्दी देव चंदेल की माता जी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और जो चंदेल शासक दोनों भाई थे और जो इनके नाना जी थे अनंतपाल, उन्होंने क्या किया, परमार्दी देव चंदेल को दिल्ली का शासन दे दिया था। कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि इस कारण से इन दोनों में दुश्मनी पैदा हुई कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का राजा बनना चाहता था और इधर परमार्दी देव चंदेल था, उसको उसके नाना जी विरासत दे देते हैं। उनके दोनों बेटियां ही थी, बेटे नहीं थे। साथियों अब दुश्मनी हुई और 1182 के अंदर एक भयंकर युद्ध लड़ा जाता है, महोबा का युद्ध। 1182 के अंदर किस किसके बीच लड़ा गया, तो साथियों वो लड़ा गया परमार्दी देव चंदेल और पृथ्वीराज चौहान। परमार्दी देव चंदेल की एक छोटी सी बात करूंगा कि इनके पास दो प्रमुख सेनापति, दो पराक्रमी वीर आला और उदल के नाम से दो व्यक्ति थे। आज भी हम कहीं महोबा के युद्ध को याद करते हैं तो ये पृथ्वीराज चौहान जीता जरूर था, लेकिन बात चलती है आला और उदल की। कौन थे आला और उदल, बात करेंगे। आला और उदल परमार्दी देव चंदेल के प्रमुख शासक, प्रमुख सेनापति थे। साथियों किसी बात के कारण परमार्दी देव चंदेल और आला और उदल में आपस में बहस हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है और कहा जाता है कि आला और उदल महोबा को छोड़कर कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद गढ़वाल के पास आ जाते हैं। इधर जयचंद गढ़वाल के साथ भी पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी थी साथियों, क्योंकि उनकी बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान भगाकर शादी कर लेता है।
इतनी बातें हो गई। अब युद्ध हुआ महोबा का। आला और उदल उधर परमारदेव चंदेल के पास नहीं थे, लेकिन परमारदेव चंदेल उनको समझाता है। कुछ आला और उदल की माता जी समझाती है कि अगर तुम लोग अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए रक्षा नहीं कर सकते हो, तो मैंने तुम्हें पैदा करके तुमने मेरी कोख को सही साबित नहीं किया है साथियों, या कोख को शर्मिंदा कर दिया है। तो साथियों इतनी बात सुनकर आला और उदल महोबा जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना होती है उसके साथ युद्ध लड़ते हैं। भयंकर युद्ध लड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ आला और उदल। और साथियों कहा जाता है कि अंत में वीर गति को दोनों प्राप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसी माताएं जो अपने बेटे को युद्ध भूमि में मरने के लिए भेज देती थी, तो मैं तो कहूंगा कि जैसे एक लाइन है, भारत वीरों की, राजस्थान वीरों की भूमि रही है, लेकिन मैं एक और बात इसमें जोड़ूंगा कि वीरों के साथ साथ राजस्थान वीरांगनाओं की भूमि भी रही है। वो माताएं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती थी, जो अपने बेटे को लड़ने के लिए, उनको पता था कि यहाँ शायद इसमें मृत्यु हो सकती है, फिर भी भेज देती थी। तो ऐसी माताएं राजस्थान की भूमि वीरांगनाओं की भूमि हुई है साथियों। उसके बाद बात करेंगे महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। उसके बाद साथियों इधर मुगल शासक मोहम्मद गोरी राजस्थान के अंदर, जब भारत के अंदर प्रवेश कर रहा था, और साथियों तराइन एक जगह, तराइन पर आमना सामना हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से। उससे पहले एक बात करूंगा छोटी सी और, कि पृथ्वीराज चौहान जब पता लगता है मोहम्मद गोरी को कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो उससे पहले कि मोहम्मद जो गोरी था वो वापिस अपने जा रहा था, लेकिन उसको पता लगा पृथ्वीराज चौहान युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो अब मुझे उससे युद्ध करना है साथियों। तो अब पृथ्वीराज चौहान युद्ध लड़ने के लिए जाता है और दोनों में एक भयंकर युद्ध होता है सन 1191 में, जिसे साथियों हम जानते हैं बैटल ऑफ टेरन या तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। और आसानी से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देता है। मोहम्मद गोरी को हरा देता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जब हराकर वापिस आ जाता है, और साथियों उसी टाइम वो जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता के संपर्क में भी आते हैं पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे में इतने मस्त थे कि अब उनको आगे का कोई लेना देना नहीं था, क्या युद्ध होना है या नहीं। उधर मोहम्मद गोरी हार कर अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अपनी सेना तैयार कर रहा था। कहा जाता है साथियों 1,20,000 घुड़सवार उसने तैयार किए दोबारा से युद्ध करने के लिए, और फिर पृथ्वीराज को संदेश भेजता है कि तुम युद्ध करो। इधर पृथ्वीराज चौहान के पास केवल खुद की सेना थी, अड़ोसी पड़ोसी सब विरोधी थे, इधर कन्नौज तो इधर महोबा, दोनों विरोधी थे। तो साथियों फिर भी पृथ्वीराज की सेना युद्ध लड़ने के लिए जाती है। कहा जाता है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को समझाता है कि कुछ दिन संयोगिता को छोड़कर युद्ध पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो हम युद्ध हार जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि उसके प्रेम में इतना डूब चुका था पृथ्वीराज चौहान कि उसको युद्ध की कोई परवाह नहीं पड़ी थी साथियों। उसके बाद साथियों बात करें कि युद्ध होता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी को, और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को निर्णायक रूप से हरा देता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज जब उस युद्ध के अंदर अपना हार, जब उसको लगे कि अपन हारने वाले हैं, घायल हो जाता है, तो अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन साथियों कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को सिरसा, हरियाणा में जगह पड़ती है सिरसा, वहां उसको पकड़ लिया जाता है। इस बात को एक बार मैं रोकूंगा, पहले थोड़ी सी और बात करूं कि हमारे जो इतिहासकार रहे हैं, मुस्लिम इतिहासकार ज्यादा रहे, मुगलों का शासन ज्यादा रहा, तो उन्होंने जो हिंदू शासक थे, हिंदू शासकों की वीरता को कहीं दिखाया नहीं है, उसको छिपा के रखा है। कई इतिहासकार हमें कहते हैं वो बस केवल दिखाते हैं तो तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का पहला युद्ध जिसमें पृथ्वीराज जीता था वो भी नहीं दिखाते। और उसके अलावा साथियों मैं आपको बात करूं कि ये ओनली बता देते हैं, मुस्लिम जो ग्रंथ है उसमें बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच मात्र 2 युद्ध हुए थे। लेकिन साथियों जो हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ है उसके अंदर बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के अंदर 9 लड़ाइयां हुई थी। पृथ्वीराज जो प्रबंध है उसके अंदर साथियों बताया गया 8 लड़ाई, प्रबंध कोश के अंदर तो साथियों 21 लड़ाई, 21 बैटल उन दोनों के बीच बताए गए। और प्रबंध जो चिंतामणि है साथियों उसके अंदर 22 युद्ध बताए गए थे। लेकिन सभी युद्ध पृथ्वीराज लगातार जीतता गया था। अंतिम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान 1192 में हारा था, वो ही युद्ध मुगल शासकों के जो ग्रंथ थे उनमें दिखाया गया है, या इतिहासकारों ने भी कहीं ना कहीं हिंदू जो वीर थे उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी है। तो साथियों अब बात करेंगे, अब हुआ क्या,
अब 1100 अब उसको मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को वहां से गिरफ्तार कर लेते हैं सिरसा से और लेकर चले जाते हैं कहाँ? तो वो साथियों लेकर चले जाते हैं गजनी। गजनी पहुंच गए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को घायल कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं। ये बात जब चंद्रप्रदाई को पता लगती है तो चंद्रप्रदाई जो ग्रंथ लिख रहे थे उस टाइम पृथ्वीराज रासो, आधा ग्रंथ उन्होंने एक भाग लिखा था, दूसरा भाग उनका पुत्र जलहन जो पूरा करता है। चंद्रप्रदाई कहकर जाते हैं कि मैं जा रहा हूं मेरे दोस्त की रक्षा के लिए और तुम इस ग्रंथ को पूरा करना, शायद ही मैं मुश्किल वापस आ पाऊं। चंद्रप्रदाय भी गजनी पहुंच जाते हैं और बड़ी रेकी करने के बाद पृथ्वीराज चौहान से मिलते हैं। पता लगता है कि पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई है। तो साथियों अब चंद्रप्रदाई अपनी बातें घुमाता है, एक इतिहासकार था, कुछ ऐसी लाइनें बोलता है जिस कारण से मोहम्मद गौरी जहां पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया गया था वहीं आ जाते हैं। और उस टाइम चंद्रप्रदाई दो लाइनें और बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान शब्द विधि बाण में निपुण थे, तो वो बोलते हैं उस टाइम चंद्रप्रदाई दो लाइनें कि चार बांस 24 गज अष्टअंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। कि 4 बांस 24 गज की दूरी पर सामने बैठा है कौन? मोहम्मद गौरी। और तुम अब अपने शब्द वेदी बाण चलाओ और इसको यहाँ से खत्म करो। और कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान अपने शब्द वेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी को वहीं मार देते हैं। और साथियों अंत में मोहम्मद गौरी किसी मुगल शासक से नहीं मरना चाहते थे, इधर चंद्रप्रदाई भी, तो कहा जाता है दोनों ने एक दूसरे का खत्म कर दिया था। चंद्रप्रदाई ने मोहम्मद गौरी को मारा था, और सॉरी चंद्रप्रदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मारा था, और इधर पृथ्वीराज चौहान ने साथियों मोहम्मद चंद्रप्रदाई का दोनों को ने एक दूसरे को मार दिया था साथियों। तो ये थी जीवन लीला किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। कोशिश करिए साथियों मैंने आपको पूरा बताने की। उससे पहले मैं बात करूं कि जो मैंने बताया कि मौसेरे भाई थे, आनंदपाल था, उसको बात तो कुछ इतिहासकार काट देते हैं, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ जो पृथ्वीराज चौहान के अंकल जी थे, चाचा जी थे, वो चाचा जी उनसे पहले ही, आनंदपाल से पहले ही दिल्ली जीत चुके थे। तो कुछ बातें इतिहासकार छाप देते हैं कि भाई महोबा के शासक कारण इस कारण दुश्मनी हुई, तो ये बातें कुछ कहीं कटती हैं, कहीं कुछ किताबें दिखाती भी हैं। तो साथियों जो प्रमुख जो रहा उनका क्या नाम है जीवन लीला, जो मैंने प्रकाश डालने की कोशिश करी है, तो शायद मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को ये आज का जो मेरा सेशन रहा था पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी लोगों के पास शेयर करें, जिससे पता लगे कि हमारे जो बुजुर्ग जो वीर योद्धा हुए हैं उनके क्या क्या पराक्रमी थे, क्या क्या पराक्रम उन्होंने दिखाया। तो ऐसी जानकारियां आज की पीढ़ी में होना बहुत जरूरी है। तो साथियों अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए साथियों इतना ही। कल फिर एक रोचक कहानी के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए